तो नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों, लाइट देख लोगे। चलिए, तो सभी लोग जल्दी से आ जाओ। और आपको पता होगा साथियों कि आज ग्रुप डी का पहला शिफ्ट का पेपर हुआ, जो 3 अगस्त पहला शिफ्ट का साइंस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे कमोवेश हम आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है एक दो क्वेश्चन बच्चों के बताने में गलती हो सकती है, तो इसका किसी प्रकार का जो है कोई क्लेम नहीं है, क्योंकि बच्चा आता है बाहर बताता है तो डेटा गड़बड़ होने के चांसेस हो सकते हैं। आप भी पेपर देने जाओगे और जब आपसे कोई पूछेगा तो शायद आप पूरा एग्जैक्ट ना बता पाओ। जब आप घर पहुंच जाते हैं, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, तब एक एक क्वेश्चन याद होने होता है ना। तो सेंटर पर हम लोग जाते हैं, और हम जब सेंटर में जाते हैं तो कुछ इस तरह से, हाँ ये चीज़ आपको बता दें कि कुछ इस तरह से फॉर्मेट बना कर जाते हैं। यहाँ हम टॉपिक ले देते हैं, किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे, जिससे नहीं आए थे उसको हम लोग कट कर देते हैं। दूसरी चीज़ है, इसके पीछे जो है वो क्वेश्चन लिखा जाता है। तो ओवरऑल हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको बढ़िया से बढ़िया एनालिसिस दे पाएं। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, हमारी पूरी कोशिश आप लोगों के साथ साल भर रही है, इस बार भी रहेगी, और अंतिम समय तक मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं आपके लिए जो है हम तत्पर रहेंगे। साथियों, सैंपल पेपर के रूप में हम शाम को लेकर आएंगे, क्योंकि शाम तक सारे तीनों शिफ्ट हो जाएंगे, तो इन तीनों शिफ्ट का निचोड़ हम आपके सामने लेकर आएंगे, जिसमें शाम को 6 बजे आपका जो है वो आपका करंट अफेयर होगा, या जीके जीएस और करंट अफेयर वगैरह होगा। इसके बाद आपको बता दें दोस्तों कि 7 बजे आपकी रीजनिंग होगी, 8 बजे साइंस की होगी, और 9 बजे आपकी मैथ की क्लास देखने को मिलेगी। तो आज ही से शुरू हो रही है, तो सभी लोग आइएगा ताकि आपका बढ़िया तरीके से याद रखे, है ना सारी चीजें। देखिए दोस्तों, बच्चों ने बताया सर ह्यूमन बॉडी से कुछ क्वेश्चन आए थे। अब ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन क्या आए थे वो एग्जैक्ट तो बच्चा नहीं बता पाया, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी जो है वो एनसीईआरटी में है ना। एनसीईआरटी में ह्यूमन बॉडी नहीं है, एक्चुअली में बायो प्रोसेस है। क्या है? बायो प्रोसेस है। तो जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में ह्यूमन बॉडी ना कह के बायो प्रोसेस कहते हैं। बायो प्रोसेस को हिंदी में बोलते हैं जैव परिक्रम कहा जाता है, जैव परिक्रम कहते हैं। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बेहतर होगा तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा, सारी चीजें बेहतर कर पाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज आपको, अगर हम यहाँ थोड़ी सी बातों पर फोकस करें कि ओवरऑल साइंस की रिव्यू क्या रहा है हमारी तरफ से अगर बात करेंगे, तो साइंस जो रहा है वो इजी टू मॉडरेट रहा, इजी टू मॉडरेट रहा। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी रहे और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के रहे, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आए हैं, पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि अगर आप सामान्यतया पढ़ाई किए हैं, है ना, बहुत ज्यादा भी मेहनत नहीं किए और बहुत कम भी मेहनत नहीं किए हैं, तो भी आप 20+ करने के लिए सक्षम है 25 में से। ठीक है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चा बता रहा है कि सर ओल्ड एनसीईआरटी आया था या न्यू एनसीईआरटी आया था, ओल्ड या न्यू एनसीईआरटी आया था दोस्तों। तो अब ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है साथियों कि नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी में बहुत अंतर नहीं है। बस क्या है, टॉपिक वगैरह सब कुछ सेम है, बस टॉपिक के नाम बदल दिए। आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि केवल कक्षा 9 की एनसीईआरटी बदली है, 10 की नहीं बदली है। ठीक है। तो कक्षा 9 की एनसीईआरटी में जैसे सेल का टॉपिक था, है ना, तो सेल का टॉपिक वहां पर हुआ लिखा होता था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, सेल द फंडामेंटल यूनिट। नई एनसीईआरटी में लिखा हुआ सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग। टिश्यू लिखा होता था पुरानी एनसीईआरटी में, ऊतक लिखा, नई में लिखा हुआ टिश्यू इन एक्शन। तो चैप्टर का नाम केवल बदला गया है और थोड़ा थोड़ा उसको एक्सप्लोर कर दिया गया, बड़ा कर दिया गया है। बाकी बहुत ज्यादा बदलाव आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम, हाँ, एक दो टॉपिक जो जुड़ा है नई एनसीईआरटी का उससे क्वेश्चन आया नहीं, जैसे कि क्लासिफिकेशन या डाइवर्सिटी इन लिविंग, लाइफ पैटर्न डाइवर्सिटी इन लिविंग, इससे सवाल ही नहीं आया। तो ओवरऑल अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी पर कमांड बनाए हो चाहे न्यू एनसीईआरटी पर कमांड बनाए हो, आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बशर्ते कि आप एनसीईआरटी ही पढ़े हो।
ठीक है। तो न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी के कंफ्यूजन में बिल्कुल आप मत रहिएगा, और न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी को लेकर उलझिए नहीं। जो आपने पढ़ा है बेस्ट पढ़ा है, बस उसी को आप फिल्टर करके और आराम से पढ़िए, धैर्य रखकर परीक्षा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ह्यूमन बॉडी का जो चैप्टर है बायो प्रोसेस, अब बायो प्रोसेस से कैसे क्या क्वेश्चन पूछा गया ये बच्चा बता नहीं पा रहा है। अगले शिफ्ट में हम जब जाएंगे तो थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब दूसरी बात है, विटामिन सी से संबंधित सवाल पूछा गया था। अब विटामिन सी से संबंधित सवाल कैसे पूछा गया है, अब वो तो बच्चा ही बता पाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, या ये भी पूछ सकता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, या ये भी हो सकता है कि विटामिन सी को और किस किस नाम से जानते हैं, या विटामिन सी किस में पाया जाता है, ये भी पूछ सकता है। तो सबको पता होगा कि विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, सबको पता होगा, है ना। चलिए, विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। हमने आपको कई बार पढ़ाया है कि इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसी को हम लोग घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है, तो घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं कि नहीं कहते भैया। इसके अलावा और बहुत सारे इसके फंक्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे इसके काम हो सकते हैं। अब अगर हम विटामिन सी की बात करते हैं दोस्तों, तो विटामिन सी जो है वो आपको आंवला में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, फिर सिट्रस फ्रूट, खट्टे रसदार फल, इन सब चीजों में आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और अगर बात करेंगे विटामिन सी से क्या ही क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा विटामिन सी को फोकस नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा वेरी वेरी रोग के बारे में बच्चा बता रहा था, तो वेरी वेरी रोग जो होता है वो विटामिन बी1 की कमी से होता है। सबको पता है कि विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग हो रहा है, वेरी वेरी हो रहा है। और वेरी वेरी रोग जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानिएगा भैया। तो वेरी वेरी रोग जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो किसी भी इंसान में होता है तो उसको भूख नहीं लगती, उसके पेट में गड़बड़ी होती है और बहुत सही थकान, नींद ना आना, ये सब हो सकता है। और ये किसकी कमी, विटामिन बी1 की कमी से होता है। विटामिन बी1 की नाम क्या है भैया, तो हम कहेंगे सर थायमीन नाम, क्या नाम है, थायमीन नाम है, ठीक है। तो बस यही हो सकता है। अब आते हैं, अगला है विस्थापन और समय का ग्राफ बता दीजिएगा। और विस्थापन और समय का ग्राफ मतलब होता है वेग, क्या होगा भैया, वेग। अब किस प्रकार सवाल, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि वेग बराबर क्या होता है, वेग मतलब वेलोसिटी, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। क्या होगा, विस्थापन बटा समय ही तो होता है, ये याद रखना है। तो अब क्या पूछा गया है, ये तो देखने वाली बात है कि उसने त्वरण के बारे में पूछा है, या फिर आपका विस्थापन का ढलान पूछा है, या क्षेत्रफल पूछा है, या ओवरऑल जो भी कुछ पूछा हो, ठीक है। तो विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, और वेग क्या है भैया, तो एक सदिश राशि है। वेग क्या है, एक सदिश राशि है दोस्तों, ठीक है। तो वेग और विस्थापन और समय के ग्राफ के बारे में, इसका मतलब वो वेग के बारे में कुछ पूछना चाह रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे गतिज ऊर्जा, बच्चा कह रहा था, जब हम बच्चे से पूछ रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे बच्चों का, तो कह रहा था गतिज ऊर्जा के फार्मूले से सवाल पूछा गया था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv² होता है। वो कह रहा था सर अगर वेलोसिटी को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये हमेशा पूछा जाता है, इस बार पूछा जाता है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। अगर वेग को 2v कर दिया जाएगा, दुगना कर दिया जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर v को, वेग को 3 गुना कर दिया जाएगा, कितना भैया, 3 गुना कर दिया जाएगा, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। कितना, 9 गुना हो जाएगा। और अगर वेग को 4 गुना कर दिया जाए, वेग को अगर क्या कर दिया, चलिए ओके, तो वेग को अगर 4 गुना कर दिया जाए, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो बता दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से, लेकिन याद रखना बच्चों ने जो बताया उसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, उसी के आधार पर हम आपको
बता रहे हैं साथियों। ठीक है, तो याद रखना है कि जो कुछ डेटा बच्चा आके बाहर बताता है उसी के आधार पर हम लोग बताते हैं, अपने मन से कुछ नहीं बताते, याद रखना है ना। चलिए, तो गतिज ऊर्जा अगर आपको फार्मूला पता है तो आसानी से लगा सकते हो। अगर गतिज ऊर्जा आपको याद करना जरूरी है तो स्थितिज ऊर्जा भी आपको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, याद रखना, स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, mgh होता है ना। तो हो सकता है इससे भी सवाल पूछ ले। m मतलब मास, g मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, h मतलब ऊंचाई होता है। मान लो कह दिया सवाल की कि यदि कोई वस्तु को जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है ना, कह दिया गया कि g का मान दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है, h बराबर 5 मीटर की ऊंचाई पर रखा हुआ है, तो जरा बताइएगा कि वस्तु जो है उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो रख के बता दीजिएगा। 10 गुणे 10 गुणे कितना 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 500 जूल हो जाएगा। तो इस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं और आए भी हैं पिछले एग्जाम में भी, पिछले साल में भी। न्यूटन का दूसरा नियम पूछा गया था, किससे संबंधित है, ये पूछा गया था न्यूटन का दूसरा। तो न्यूटन का जो दूसरा नियम होता है साथियों, आपको पता है F बराबर क्या होता है, ma होता है। मतलब ये पूछा गया था न्यूटन का दूसरा नियम क्या बताता है, तो न्यूटन का दूसरा नियम जो है वो बल के समीकरण को देता है ना। चलिए, मैंने आपको बताया था कि पहला है, एक ट्रिक बताया था जिसका याद होगा शायद आपको, जिसका जा मतलब होता है जड़त्व, क्या होगा भैया, जड़त्व। सा का मतलब होता है संवेग, है ना। चलिए, और संवेग का मतलब क्या होगा, क्रिया प्रतिक्रिया हो जाएगा, क्या होगा, क्रिया प्रतिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम है, दूसरा नियम संवेग परिवर्तन की दर लगने वाले कुल बल के समानुपाती होते हैं, तीसरा नियम क्या हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब देखिएगा, न्यूटन का जो पहला नियम है वो बल की परिभाषा बताता है, क्या बताता है, बल की परिभाषा बताता है, डिफिनीशन बताता है। ठीक है, और न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो क्या बताता है, बल का समीकरण देता है, बल का समीकरण या बल का व्यंजन F बराबर क्या होता है, m×a होता है, यही सवाल पूछा गया था। और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बल की प्रकृति बताता है, क्या बताता है, प्रकृति या नेचर बताता है। चलिए, इतनी बातें क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, तो सबको पता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है ये केमिस्ट्री का सवाल है, किसने दिया था, एंटोनी लेवासिये ने दिया था। किसने दिया था, एंटोनी लेवासिये ने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या उत्पाद हो, मतलब यौगिक हो, सब में द्रव्यमान नियत रहता है। मतलब कि अगर जितना रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट का होता है द्रव्यमान, उतना ही क्या होता है, प्रोडक्ट का होता है। जैसे मान लीजिए इस दोनों का द्रव्यमान मिलाकर 5 ग्राम है, तो ये भी कितना ही होना चाहिए, 5 ही ग्राम होना चाहिए, ना इससे कम ना ज्यादा। अगर कम ज्यादा हो गया तो रिएक्शन गड़बड़ है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, तो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, तो बता दे, क्योंकि इन दोनों में से एक ना एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलो भैया, अगला है लेंस की आवर्धन क्षमता से न्यूमेरिकल पूछा गया तो लेंस की आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है, v/u होता है, क्या होता है, v/u होता है। अब कितना डेटा किसमें दिया गया था ये तो बच्चा ही बता सकता है कि v का मान ये दिया गया था, u का मान ये दिया था, तो वो v और u नहीं बताता है, प्रतिबिंब कहाँ है ना, कहता नहीं है कि मान लीजिए कोई लेंस है, उसके दूरी पर वस्तु यहाँ रखी हुई है, इतने पर इतने सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब इतने पर बनता है, तो उसकी आवर्धन बता दीजिए, है ना। तो ये मैग्निफिकेशन निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है साथियों, तो मैग्निफिकेशन फार्मूला पिछली बार भी आया था और इस बार भी आ रहा है। ठीक है, चलिए, अब आते हैं अगला, ओम का नियम से न्यूमेरिकल आया हुआ था। ओम का नियम क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। ठीक है, तो अब इसमें न्यूमेरिकल दिया गया था।
अब न्यूमेरिकल ऐसे दिया होगा कि विभवांतर दे दिया गया होगा, प्रतिरोध दे दिया गया होगा, हमें आई निकालना रहेगा, है ना। तो इस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल कहा किसी चालक जिसमें 4 एम्पियर विद्युत धारा बह रही है, आई बराबर 4, कोई चालक है, कंडक्टर, उसमें 4 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है और उस चालक का प्रतिरोध जो है वो 6 ओम है ना। अब उस चालक का विभवांतर V क्या हो जाएगा, तो अब लगा दीजिएगा, V इज इक्वल टू क्या होगा, IR हो जाएगा। ठीक है, I का मान कितना दिया गया, 4 दिया गया, R का मान 6 दिया गया, 6 चौक 24, तो 24 वोल्ट हो जाएगा। तो कुछ भी दे सकता है, इधर का पूछ सकता है, ये हो सकता है पूछ ले ये दोनों दे दे, हो सकता है ये पूछ ले ये दोनों दे दे, हो सकता है ये दोनों दे दे ये पूछ ले। तो V इज इक्वल टू IR जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जरूर जाएगा। चलिए इसको ओके, आते हैं। पैरेन्काइमा से सवाल पूछा गया था, है ना। आपको मैंने बताया था कि पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, प्लांट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विभज्योतक, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो विभज्योतक ऊतक होता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, जो है जिसको हम लोग बोलते हैं मैरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसमें कोशिका विभाजन की दर बड़ी तेजी से होती है, पौधे की वृद्धि और विकास करते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल मैरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मैरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी। हिंदी में बोलते हैं एपिकल को शीर्ष विभज्योतक ऊतक, पार्श्वीय विभज्योतक ऊतक, और जो है आपका कह सकते हो कि अंतर्वेशी। तीनों बताए थे, तीनों कहाँ पाए जाते हैं, क्या काम है, ये सब आपको हम पढ़ा चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि भैया परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, कोशिका विभाजन या तो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, या तो क्या होता है भैया टेम्परोरी खत्म होता है। ठीक है, पैरेन्काइमा टिश्यू परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है जटिल, मतलब सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल जो होते हैं दोस्तों वो 3 प्रकार के होते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना, PCS, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा से संबंधित सवाल पूछा गया था। अब पैरेन्काइमा से संबंधित सवाल यही पूछा गया होगा भैया कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये 2 और टाइप होते हैं, एरेन्काइमा और कोलेरेन्काइमा, जो NCERT में दिया गया है। और भी अब वो देखने वाली बात है कि क्या पूछा गया होगा, है ना। चलिए अगला है, आकाश का रंग नीला किसकी वजह से दिखाई देता है। ये तो सबसे सिंपल सवाल है, बचपन से आप लोग रटते आ रहे हैं, इस पर हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। चलिए अगला, एथेनॉल की क्या विशेषता है। तो एथेनॉल की विशेषता, भैया इतना बड़ा मुद्दा है एथेनॉल का, एथेनॉल से सवाल ना पूछा जाए, हो नहीं सकता है ना। E20 याद है, एथेनॉल 20। अब कह रहा है एथेनॉल की विशेषता क्या होती है, ये पूछा गया था। अब वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि जल इसके साथ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो इथेनॉल से संबंधित सवाल है, तो इथेनॉल से अगर आया है तो मेथेनॉल भी आप पढ़ लीजिएगा। एथेनॉल यही तो कार्बनिक यौगिक है, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही तो है। तो अगर एथेनॉल से पूछा गया होगा तो मेथेनॉल से भी पूछ सकता है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा एथेनॉल या मेथेनॉल। न्यूरॉन का कौन सा भाग मैसेज प्राप्त करता है ना। चलिए, तो आपने पढ़ा होगा जब सबसे बड़ी कोशिका या सबसे लंबी कोशिका अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा। और न्यूरॉन की जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो न्यूरॉन जो होता है वो किसी भी, है ना, किसी भी सजीवों का या जंतुओं का क्या करता है, संवेदना को ग्रहण करना और संवेदना को भेजना। अब न्यूरॉन 3 पार्ट होते हैं, एक होता है सेल बॉडी जिसको साइटोन कहते हैं, दूसरा होता है एक्सॉन और तीसरा होता है नर्व एंडिंग, है ना। अब आपने देखा होगा जो आपका सेल बॉडी होता है उसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, शाखाएं पाई जाती है, जिसको डेंड्राइट कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, खैर पूरा डिटेल आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा कृपया करके, है ना। चलो भैया ओके, अगला है सांद्रता। इससे सवाल पूछा, सांद्रता जो होता है कि बताओ भैया सांद्रता बिले प्लस बिलियन होगा, है ना, या फिर उसको परसेंटेज में पूछ लेगा तो उससे क्या करना पड़ेगा, 100 की सांद्रता का प्रतिशत क्या होगा, तो उससे 100 से गुणा कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला जरूर आपको याद करके रखना है। अगला है NaOH प्लस, ये उदासीनीकरण अपक्रिया है।
क्षार और अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया पिछली बार भी बहुत पूछा गया था और इस बार भी बहुत पूछा जा रहा है, मतलब पूछा जाएगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन वाले क्वेश्चन जरूर आपसे परीक्षा में देखने को मिलेंगे। प्राथमिक उपभोक्ता, अब ये हम प्राथमिक उपभोक्ता वाला सवाल ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि उसने क्या दिया था। यही पूछा होगा कि इनमें से कौन सी प्राथमिक उपभोक्ता है, कौन सा द्वितीयक उपभोक्ता है। बच्चा बता रहा था कि सर पूछा गया था प्राथमिक उपभोक्ता कौन से हैं, है ना। तो अब वो पूरा चैन देखना पड़ेगा कि कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने कहा सर घास, क्या है भैया, घास है। घास को किसने खाया, टिड्डा ने खाया, टिड्डा ने। और टिड्डा को किसने खाया, मेढक ने खाया। मेढक को किसने खाया, सांप ने खाया। क्या क्या, सांप ने खाया। सांप को किसने खाया, बाज ने खाया। अब इसी में पूछ लेगा प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। तो ये उत्पादक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता, ये तृतीयक उपभोक्ता, ये उच्च उपभोक्ता। यही ऐसे दे दिया होगा और इसी में पूछ लिया होगा कौन सा या फिर हो सकता है किसी और टाइप के क्वेश्चन बना लिए होंगे, बट ओवरऑल आया था प्राथमिक उपभोक्ता को लेकर, है ना। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्सरी कंज्यूमर, ये क्वाटरनरी कंज्यूमर। अपेक्षित अपवर्तनांक, है ना, अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए तो अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या दिया गया है, तो म्यू बराबर होता है आपका C/V होता है। इसका डेटा बच्चा बता रहा था, बट डेटा पर मुझे बहुत ज्यादा यकीन नहीं है, क्योंकि इतना डेटा किसी को याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, कि भाई साहब पॉइंट दिया गया हो फिर उस डेटा को आपके सामने रखा जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है ना। तो डेटा वाली बात जो है वो चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गया है। चलो भैया, तो डेटा वाले क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा। तो बाकी अपवर्तनांक आप लोग ज्ञात कर सकते हो। जैसे अपवर्तनांक वाले सवाल कैसे पूछे जाते हैं, वो कहा जाता है कि किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करो, है ना। चलिए, तो बस यही पूछेगा कि किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो उसका अपवर्तनांक ज्ञात करो उस माध्यम का। तो सी होता है प्रकाश की चाल निर्वात में, बी होता है प्रकाश की चाल माध्यम में। ज्ञात कर लीजिए भैया, प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर कहेंगे भैया माध्यम में कितना होगा, तो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। चलिए, तो अब सबको पता है ये तो मर ही जाएगा, है ना, मरेगा कि नहीं, ये भी मर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2। और हो सकता है ऑप्शन में मात्रक लिख दे, लंबा मीठा चौड़ा पतला, है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा समझने की कोशिश करना है, ठीक है। तो अपवर्तनांक का फार्मूला आपको याद करके रखना है। चलो भैया, अब घटन अभिक्रिया देखिए। अब घटन अभिक्रिया वो अब ऑप्शन में कैसा दिया होगा, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। जब अभिकारक 1 हो, उत्पाद क्या हो, 2 हो, तो उससे क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। अब वो कहाँ दिया गया होगा, कैसे दिया गया होगा, वो जाने, है ना। ऑप्शन तो देखने पर पता चलेगा। तो उत्पाद अभिकारक 1 हो, उत्पाद 2 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। और जब अभिकारक 2 हो और उत्पाद 1 हो, तब उससे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया का, ठीक है भैया। तो ये संयोजन, ये वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं अल्ट्रासाउंड का प्रयोग कहाँ होता है। ये भी आप देखने वाली बात हो कि भैया कि अल्ट्रासाउंड का प्रयोग बहुत जगह होता है ना, चिकित्सीय क्षेत्र में होता है या किस में, वो तो ऑप्शन के ऊपर पता चलेगा। साथियों, हम आपको बता दें कि हमने पूरी तरीके से कोशिश किया है कि कहीं ना कहीं आप बढ़िया करो, है ना, और बढ़िया नंबर लेकर आओ। बाकी रात को 8 बजे मैं मिलूंगा, सेम टू सेम वैसे सवाल लाकर जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है भैया। तो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे ये सैंपल पेपर लगा हुआ है। सैंपल पेपर वैसे ही होगा जैसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है साथियों। बाकी रेलवे ग्रुप डी आज जो पेपर हुआ उस पर आधारित सैंपल टेस्ट होगा शाम 7 बजे से। ऐप पर कैसे देंगे टेस्ट? सबसे पहले एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, एमडी क्लासेस का टैग सेट कर लीजिएगा, फिर टेस्ट वाले सेक्शन में जाकर अपना ये टेस्ट दे दीजिएगा दोस्तों। अब आपको जरा बताइएगा कि किसका जिसका पेपर हो गया है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन आए थे या ऐसे आए थे, क्योंकि बहुत बच्चा जो है वो हड़बड़ी में गलत बता देता है। तो आप बताइएगा, क्योंकि आप लोग घर पहुंच गए होंगे, याद होगा तो आप लोग टाइप करके बता दीजिएगा। ठीक है दोस्त, धन्यवाद, जय हिंद।